तो ये बनिका हैं और ये अपने मन की करती हैं। मतलब मेरे को भी बहुत गिला रहता था अपने मम्मी पापा से, गुस्सा आता था कि आप समझ क्यों नहीं सकते, आपको पता नहीं है क्या मैं ये कर रही हूँ, आप प्लीज मेरा सपोर्ट करो। और अक्सर ये भी होता है कि जब हम ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स को ये डर लगता है कि कहीं हम उन्हें पीछे ना छोड़ दें। बिल्कुल। धीरे धीरे उनको साथ लेकर आए। मेरी डायरी एंट्री जो है ना, मैं बचपन में लिखती थी डायरी में अपने भगवान को, है ना, कि है ना भगवान जी, आज मेरा फिर एनुअल फंक्शन में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट डांस किया था। मुझे लगता है समाज में लोग ऐसी लड़कियों से डरते हैं जो अपनी मन की करते हैं, इसीलिए मेरे जैसी लड़कियां सिस्टम में फिट नहीं हो सकती और उनको अपना खुद का सिस्टम बनाना पड़ता है। तब मुझे समझ आया कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, वो बहुत सारी लड़कियों की है। वो ना, उनके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है ना, या फिर उस भरोसे की कमी है जो कभी कभी वो खुद और कभी कभी वो चाहती हैं कि जिन लड़कियों से वो इंस्पायर हुई हैं या फिर जिन लोगों से वो प्रेम चाहती हैं, वो उन्हें बस इतना कहते हैं कि तू कर लेगी यार। बहुत सारे लोग तो बस यही काम उनका रहता है कि किस तरीके से सामने वाले इंसान को डिमोटिवेट कर सके। जब मैंने परफॉर्म किया और अपनी कहानी सबके सामने रखी, तो 3-4 लोगों ने ताली बजाई, लेकिन बाकी सब शांत थे। तो मुझे लगा ऑडियंस ही खराब है। अब मैं अगले दिन जाती हूँ स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए और मेरा नंबर आता है, मैं एक लाइन बोलती हूँ और मैं अपनी कहानी भूल जाती हूँ। तब मैंने सोचा मैं अकेले गोलगप्पे खा लेती हूँ, अब मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। कोई ना कोई मेरे को कभी लंच के लिए इनवाइट कर रहा है, कभी डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। कोई मुझे कह रहा है तुम हमारे यहाँ आके रुक जाओ, कोई कह रहा है नहीं तुम हमारे यहाँ पे नहीं आके रुकी इसलिए हम तुमसे नाराज हो गए। इतना अपनापन कहाँ मिलता है। कभी कभी अपनापन खून के रिश्ते नहीं दे पाते हैं जो अदर रिश्ते हमें दे जाते हैं। आपको ईर्ष्या इसलिए होती है क्योंकि आपको लगता है कि दूसरा इंसान वो मेहनत कर पा रहा है जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपसे हो नहीं पा रही है। तो ईर्ष्या आपको बुरा इंसान नहीं बना रही है, ईर्ष्या सिर्फ आपको ये बता रही है कि आपके भी बड़े सपने हैं। वो लड़की बहुत सेंसिटिव थी और बहुत ही क्यूट सी थी यार, जिसको बहुत कुछ करना था अपनी लाइफ में, और वो उसको बस ये लगता था कि क्या वो कर पाएगी या क्या वो नहीं कर पाएगी। क्या होता है वो शुगर डैडी? नहीं वो लड़कियां क्या होती हैं जिनको शुगर डैडी चाहिए होता है? नहीं वो लड़की, मैं वो नहीं हूँ, गोल्ड डिगर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अरे हम लोग बहुत क्रेजी जनरेशन है यार, हम लोग वो जनरेशन है जिनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं खुद की लाइफ में। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि यू आर माय सोनी, इसमें मैं अपनी ब्राइडल एंट्री कर रही हूँ। बस यही है मेरा। जयमाला डालते हुए तो नहीं बोलेंगे कि तू कर लेगी यार? एक्चुअली अगर कोई बोल दे तो आई डोंट माइंड, इट्स ब्रांड प्लग-इन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास रोज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ है एक बेहद ही खास मेहमान जो राइटर हैं, स्टोरी टेलर हैं और बहुत अच्छे पोएट हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनिका जी की। और कम शब्दों में बात इनके बारे में बताऊं तो ये बनिका हैं और ये अपने मन की करती हैं। तो बनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अंशु, दिस इज द स्वीटेस्ट इंट्रोडक्शन, सबसे बढ़िया एकदम। कैसी ये बनिका है और ये अपने मन की करती है। हाँ, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट आपका सुना था और उसमें आपने बोला था क्योंकि आपका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन किसी ने दिया और फिर आपने बोला कि मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देती हूँ कि मैं बनिका हूँ और मैं अपने मन की करती हूँ। वाह यार, मैं ही भूल गई थी बात, तुम्हें याद है, मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही फ्लाइट वाली क्योंकि आप इतनी दूर से आए हो और मतलब थक भी गए होंगे, तो कैसी रही आपकी जर्नी? यार मेरी जर्नी अच्छी थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की फेवरेट चाइल्ड हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपनी फ्लाइट मिस करने वाली थी पर मैंने फ्लाइट मिस नहीं की। मैं फ्लाइट में बैठ गई टाइम से और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मेट्रो से आऊंगी। और दिल्ली से मेरा कुछ पुराना रिश्ता रहा है जिसकी वजह से पिछले कुछ वक्त से मैंने मेट्रो ली नहीं थी।
मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेट्रो में जाके थोड़ा पुरानी चीजों को याद करूंगी, तो मैं ले नहीं रही थी, लेकिन आज मैं मेट्रो लेकर आई हूँ दोस्त। अरे वाह। और मैं 3 मेट्रो चेंज करके तुम्हारे पास पहुंची हूँ। अरे वाह, ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने इतना लंबा सफर किया और डायरेक्टली हमारे पास आए, तो थैंक यू सो मच। तुम्हारा प्यार ही इतना जरूरी है मेरे लिए। जी, जैसे आपने कहा कि दिल्ली से आपका पुराना वास्ता रहा है और आपने काफी लंबे समय से दिल्ली में सफर नहीं किया, क्या इसके पीछे की कोई कहानी है या? नहीं यार, ऐसी कोई वो वाली कहानी नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं ऑन कैमरा। बट ये समझो कि कुछ दोस्त थे, कुछ यार थे जिनके साथ हम दिल्ली में काफी घूमा करते थे, और फिर वो दोस्ती नहीं रही, और मेट्रो से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मैंने कभी भी मेट्रो में सफर नहीं किया उसके बाद से। मैं कभी कभी जाती थी, लेकिन कभी इतना लंबा सफर नहीं किया। पर आज जब मैं मेट्रो में वापस ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यार देखो, वक्त ना सब कुछ ठीक कर देता है। और उसके बाद जब आप अपना एक वर्जन देखते हो जो उन्हीं सेम चीजों को करते हुए कॉन्फिडेंट फील करता है, खुश फील करता है, तो आपको लगता है कि यार मतलब एक सफर आपका भी रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो मेरे लिए तो बहुत ही पर्सनल विन वाली चीज थी। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। बिल्कुल, और पुरानी यादें ताजा भी हो गई होंगी, कितना सारा खूबसूरत मोमेंट भी रहा होगा जो हाँ। आज याद किया। तो ये तो हमने फ्लाइट की जर्नी जानी आपकी आज की, और तो आपके जीवन की जर्नी भी जान लेते हैं कि आप इतनी सुंदर कविताएं लिखती हैं और जो ऑडियंस है उनको बेहद पसंद आती हैं। तो ये जो आपकी कहानी की जर्नी है, ये कैसे शुरुआत हुई इसकी, और क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? क्या आप बचपन से ही एक कहानीकार बनना चाहती थी या इसके पीछे की कोई और कहानी है? कहानीकार तो नहीं बनना चाहती थी, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्टेज। मुझे हमेशा से ये पता था कि, मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, तो हमारी टीचर ने एक दिन से डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंस डे की स्पेशल असेंबली में एक लड़की से गाना गवाएंगी। तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया, थोड़ा डरते घबराते, और मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह। तो मुझे अभी भी याद है, मैं 6 या 7 साल की थी और मैं पहली बार स्टेज पे गई थी, और जब मैंने नन्ना मुन्ना राई हूँ गाया और सबने ताली बजाई, तो वो फीलिंग ना, मतलब वो फीलिंग बहुत ही स्पेशल थी। क्योंकि उस दिन मुझे मेरे मम्मी पापा से प्यार मिल रहा था, मुझे मेरी टीचर्स से प्यार मिल रहा था। आई फेल्ट सो गुड। और उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे स्कूल का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इसके पीछे, क्योंकि वो था तो सिर्फ एक असेंबली का परफॉर्मेंस, लेकिन उन्होंने 1-1.5 महीने बाद मुझे गोल्ड मेडल दिया था उसके लिए। अरे वाह। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब कुछ बड़ी बात है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैंने थोड़ा सिंगिंग चालू किया था अपने लाइफ में। फिर 3rd-4th स्टैंडर्ड में वो छूट गया, और फिर बहुत लंबे टाइम बाद मैंने स्कूल में ही मैं इसके बारे में एक पूरा शो करती हूँ कि कैसे स्टेज का मेरा सफर रहा है। बट हाँ, अगर सच बताऊं तो एवर सिंस दैट फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला किस्सा, मुझे हमेशा से स्टेज पे रहना था। तो वो रहा है, और फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बात करना बहुत पसंद है। तो मुझे अभी भी याद है 7th या 8th स्टैंडर्ड में मैंने अपने स्कूल के एग्जीबिशन के टाइम पे कठपुतली जो होती है, पपेट शो टाइप किया था। और उसमें जब मैंने पहले दिन पपेट शो किया, तो कोई भी क्या है ना कि रुक के नहीं जा रहा था मेरे स्टॉल के बाहर से। अच्छा। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं इतने टाइम बाद इतनी कोशिश कर रही हूँ, पपेट ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, कोई रुक ही नहीं रहा मेरी बात सुनने के लिए। तो सेकंड डे मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही लोग आने लगते थे ना, मैं कहानी ऑलरेडी बोलना शुरू कर देती थी। तो उसके बीच में फिर लोग रुकने लगे, और एक वक्त ऐसा हुआ जब उसके एग्जीबिशन के 3rd डे पे बहुत 50-60 लोगों का मेला लग जाता था मेरी स्टॉल के आगे। तब मैंने पहली बार कहानी सुनाई होगी वो पपेट्स के थ्रू, और उसके बाद से तो मतलब चलता ही आ रहा है। ओके। तो उस बीच में पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब बच्चे का इस चीज में करियर नहीं देखते माँ बाप की, एक कॉर्पोरेट जॉब है तो सिक्योर जॉब है वो, और मतलब इस चीज में आपने करियर बनाया, तो क्या पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा उस बीच का? मेरे मम्मी पापा को आधा टाइम पता ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रही हूँ, और अभी भी उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये एग्जैक्टली कर क्या रही है। अभी हालांकि वो थोड़े उन्होंने मेरी ग्रोथ देखा है कि मैं इससे कमा पा रही हूँ, है ना। जैसा जाकिर खान कहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के पैशन के खिलाफ नहीं है, वो बस ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा गरीब रहे। तो जब आप अपनी लाइफ में, है ना, आप एक तरीके से स्टेबिलिटी ला पाते हो उस चीज के थ्रू जो आप करना चाहते हो, और आप वो दिखा पाते हो अपने मम्मी पापा को, तो धीरे धीरे
धीरे धीरे सही वो सपोर्ट आने लगता है। बिल्कुल। तो मेरे मम्मी पापा को मैंने बचपन से ही मैं बहुत क्लियर थी कि मेरे को कभी भी पूछना नहीं है कुछ करने से पहले, क्योंकि अगर पूछूंगी ना तो मना कर दिया जाएगा। तो पहले कर देना है फिर बताना है। तो जैसे मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना एक पहला एनजीओ का इवेंट रखा था, क्योंकि 16 साल की उम्र में मैंने एक डिनाइट करके एक एनजीओ चालू किया था, और उसका जो पहला इवेंट था वो सारी प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को कहा कि हमें यहाँ पे चलना है और आप चीफ गेस्ट हो, क्योंकि मैं करवा रही हूँ ये। मेरे मम्मी पापा थोड़ा ऐसे हैरान परेशान हो गए कि क्या बात कर रही है, बट क्योंकि मैंने उन्हें बोला इतना ज्यादा कि सब जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ हैं, तो वो गए। और जब उन्होंने देखा मेरा काम, तब उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ ये कर सकती है। तो मेरी लाइफ में हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने कभी उनसे स्टेज पे जाने से पहले पूछा नहीं था कि मुझे स्टेज पे जाके कहानियां सुनानी है। मैंने वो कहानी सुनाई, उसका वीडियो का लिंक भेजा अपने घर पे, तब उन्हें समझ आया कि ये कर रही है। तो अक्सर क्या है ना कि हम बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बता देंगे और हमें सपोर्ट मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। सपोर्ट तब मिलता है जब हमारे माँ बाप जो एक दूसरी दुनिया से आते हैं, वो देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट लेके समझते हैं, और उसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब मेरे को भी बहुत गिला रहता था अपने मम्मी पापा से, गुस्सा आता था कि आप समझ क्यों नहीं सकते, आपको पता नहीं है क्या मैं ये कर रही हूँ, आप प्लीज मेरा सपोर्ट करो। लेकिन अब मुझे समझ आया कि आप उनको समझो ना। मतलब अडल्टिंग का, बड़े होने का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको अपने माँ बाप को समझना आना चाहिए। जैसे मेरी मम्मी की शादी तब हो गई थी जब वो 19 साल की थी, और मेरे पापा 12th के आगे पढ़े नहीं और उन्होंने अपना बिजनेस चालू कर लिया। मेरे पापा एक्चुअली कभी जयपुर से बाहर भी लाइफ में 5 या 6 बार गए होंगे घूमने के लिए, और मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा ही रहा है। तो जिन लोगों ने अपनी एक छोटी सी दुनिया के बाहर कदम ही नहीं रखा, वो आपकी बड़ी दुनिया को कैसे समझेंगे। बिल्कुल। तो आपको 2 कदम आगे बढ़ के, है ना, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा और उन्हें अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अक्सर ये भी होता है कि जब हम ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स को ये डर लगता है कि कहीं हम उन्हें पीछे ना छोड़ दें। बिल्कुल। धीरे धीरे उनको साथ लेकर आए। बहुत 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 क्लैशेस रहे हैं, सच बताऊं तो मम्मी पापा से बहुत डांट खाई है। लेकिन जब आपको भरोसा होता है ना कि आप जो कर रहे हो उसका इंटेंशन सही है, आपका यूनिवर्स, भगवान भी साथ देता है। बिल्कुल, ये तो है ही। और जब आप भरोसा दिला देते हो तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी आपके सपोर्ट करने के लिए फिर उनको करना ही पड़ता है। तो जैसे आपने कहा कि 16 की उम्र में आपने एनजीओ ओपन कर लिया था, उस टाइम पे तो हम लोग बोर्ड एग्जाम की टेंशन लिए घूमते हैं कि पेपर कैसे देंगे, पता नहीं एग्जाम कैसे जाएगा, और आपने उस टाइम पे एनजीओ ओपन कर लिया और उसका नाम रखा डिनाइट। तो इसके पीछे का पर्पस क्या है और डिनाइट नाम ही क्यों चुना, तो इसके बारे में अब बताएंगे। यार तो हुआ ये था कि मैं अपने स्कूल में ना हमेशा मॉनिटर बनना चाहती थी, प्रीफेक्ट बनना चाहती थी, कुछ तो करना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरा कहीं तो सिलेक्शन हो जाए, एनुअल फंक्शन में सिलेक्शन हो जाए, कहीं तो हो जाए। लेकिन मेरे स्कूल में बहुत लंबे टाइम तक मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो पहले मिली थी 1st-2nd स्टैंडर्ड में, लेकिन उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक वो मुझे नहीं मिली। तो मेरी डायरी एंट्री जो है ना, मैं बचपन में लिखती थी डायरी में अपने भगवान को, है ना, कि है ना भगवान जी, आज मेरा फिर एनुअल फंक्शन में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट डांस किया था, फिर भी रुचि मैम ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। तो मेरे लिए वो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी कि एनुअल फंक्शन में सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट फील हुआ था, जब ना मुझे प्रीफेक्ट बनाया गया था, ना मुझे, मतलब इवन दो सबको भरोसा था कि वनिका बहुत मेहनत करती है, वनिका के अंदर टैलेंट है, लेकिन सबको लगता था कि शीज ना वो थोड़ी सी ज्यादा मस्तीखोर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगी। अच्छा। उस वजह से मेरे को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, मेरे को ये नहीं किया। तब मुझे लगा कि मेरे को अपने लिए स्पेस खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे जैसे जो बच्चे हैं जिनको स्कूल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनके लिए डिनाइट चालू होगा, जो कि एक यूट्यूब चैनल होगा जहां पर हम सब आके अपना अपना टैलेंट शोकेस करेंगे। इस तरीके से चालू हुआ था। लेकिन अब इस YouTube चैनल का पहला वीडियो शूट करने के लिए हमें जगह चाहिए थी, और जगह थी नहीं हमारे पास। तब मैंने सोचा कि एक एनजीओ का इवेंट करवाते हैं, और तारे जमीन पर से मैं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। तो मैंने सोचा कितना बढ़िया वीडियो बनेगा ना, ऐसे बच्चे ड्रॉ कर रहे होंगे और हम लिखेंगे आर्ट कैन चेंज लाइव्स। तो बहुत ही सेल्फिश रीजन की वजह से मैंने डिसाइड किया था कि हमारा एक पहला इवेंट एनजीओ में होगा। लेकिन जब मैं पहले एनजीओ में गई और मैंने वहां पे देखा कि हम लोगों के छोटे से एफर्ट ने उन बच्चों को कितना खुश किया है, तब मुझे लगा कि यार मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि मैं अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ, जबकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है
और अगर मैं इन सब के साथ वो बांट सकती हूँ या फिर वो क्रिएट कर सकती हूँ स्पेस, मतलब उसने मेरे को बहुत बहुत अच्छा फील करवाया। मेरे लिए, मेरे को अभी भी याद है वो बच्चे क्रेयॉन्स देख के जितना खुश हुए थे और जो हम लोग डांस कर रहे थे उनके साथ, जितनी मस्ती कर रहे थे, फॉर सम रीजन मुझे इतना खुशी फील हुआ था अपनी लाइफ में, जो मुझे शायद स्टेज पे भी नहीं हुआ था। उसके बाद लोगों का नजरिया बदला मैम का, या मतलब उसके बाद वो अपॉर्चुनिटीज मिली जो आप हासिल करना चाहते थे? नहीं यार, नहीं मिली। फिर भी नहीं मिली? एक्चुअली मुझे अभी भी याद है, ये मेरे शो का भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैंने ये एनजीओ चालू किया, इसके बहुत इवेंट्स करवाए, खुद का एक ऑडिटोरियम बुक करके जयपुर में 1.5-2 लाख रुपए का इवेंट करवाया, बहुत सारी चीजें की। और उसके बाद मुझे लगा था 12th स्टैंडर्ड में तो मैं हेड गर्ल बनी जाऊंगी। और मेरा इंटरव्यू हुआ हमारे प्रिंसिपल के साथ, ऑलमोस्ट 1 घंटा चला, बाकी सब लड़कियों का 15-15 मिनट चला था, लेकिन मेरे स्कूल में मेरा इंटरव्यू 1 घंटा चला था एंड एवरीबडी वाज श्योर कि वनिका ही हेड गर्ल बनेगी। लेकिन मुझे हेड गर्ल नहीं बनाया और मैं बहुत हर्ट हुई। इवन अब तक जैसे मुझे लगता है कि, तो देखो ना, मेरा स्कूल जो है वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव मारवाड़ी स्कूल है। उसके लिए एक आइडियल लड़की की डेफिनेशन बहुत अलग है। अच्छा। उनके लिए एक आइडियल हेड गर्ल एक तरीके से दिखती है, एक तरीके से बात करती है, एक तरीके से उसकी एनर्जी है और वो उनकी बात सुनेगी। और मैं वो लड़की नहीं हूँ। तुमने जैसा कहा था ना, वनिका अपने मन की करती है। मुझे लगता है समाज में लोग ऐसी लड़कियों से डरते हैं जो अपनी मन की करते हैं, इसीलिए मेरे जैसी लड़कियां सिस्टम में फिट नहीं हो सकती और उनको अपना खुद का सिस्टम बनाना पड़ता है। ये बात मुझे बहुत वक्त लगा समझने में, लेकिन अब जब समझ आई है तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसी बहुत लड़कियां और मैं अकेली नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं उस बीच में संभाल नहीं पाते हैं और कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, और आपने अपने आप को संभाला और इस लायक बनाया कि आज दुनिया के सामने आपकी इतनी बड़ी पहचान है और आज सब लोग जानते हैं कि वनिका कौन है, और वनिका के सामने कितने सारे लोग मिलने के लिए खड़े होते हैं, लोग अब अपने स्टेज पे भी बुलाते हैं खुद के। तो बस वही है कि उनको पहचानने की जरूरत थी, और आपके अंदर वो टैलेंट पहले से ही था, जो आप करना चाहते थे वो अभी भी कर रहे हो, और शायद आज उनको रिग्रेट भी होता होगा। नहीं होता भाई, मतलब मैं सही बताऊं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक एलुमनाई मीट के लिए वो बुला रहे थे कि उसमें बहुत सारे जो पास आउट हो गए हैं बच्चे, लड़कियां, वो आ रहे हैं। और मैंने उन्हें कहा कि मैं आके शूट करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, मैं यही करती हूँ। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्यों? कि अलाउड नहीं है, जबकि दूसरी लड़कियां शूट करके आई थी। तो मुझे बड़ा हर्ट फील हुआ और मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि देखो, हम लोगों को ना उस जगह से बहुत ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद होती है जहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा होता है, जैसे स्कूल हो गया, मम्मी पापा हो गए, और कभी कभी ना हम लोगों को वहाँ पे वो नहीं मिलता और हम खुद को प्रूव करते रहते हैं ये सोच के कि वन डे दे विल रिग्रेट, एक दिन देखना हम वी विल रीच समवेयर जहाँ पे इनको लगेगा कि ये लड़की सही है। पर कभी कभी वो दिन आता नहीं है, और वो अपनी जगह पे ठीक है क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स को बदलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि है ना कि कौन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको ये देखना चाहिए कि दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा है जो आपको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। हम हमेशा उनके पीछे क्यों जाते हैं जो हमें अपने से लगते हैं, लेकिन हमें अपने हिस्से की मोहब्बत नहीं दे पाते। बिल्कुल, हमें उनके पास जाना चाहिए ना जो बिना ड्रामा किए हमें अपने हिस्से की मोहब्बत दे पाए। हमें चेस करने की आदत होती है, बचपन में होती है, लेकिन वो जब बड़े हो जाता है ना तो धीरे धीरे समझ आता है कि भाई नहीं चाहिए। तो क्या कभी आपने उनके ऊपर भी लिखने की कोशिश की? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस जो अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को नहीं बता पाते, लेकिन हम लिख के जाहिर कर पाते हैं। तो क्या कभी आपने उनके ऊपर कुछ लिखा? मुझे लगता है कि मेरी हिम्मत का सीक्रेट ही लिखना है। मैंने सब चीज के बारे में लिखा है। स्कूल में जो फेस किया, मम्मी पापा के साथ जो फेस किया, मेरी मम्मी परेशान हो जाती थी, कुछ भी बात होती थी मैं उनके बारे में कहानी लिख के छाप देती थी या कहानी लिख के वीडियो बना देती थी। तो मेरे लिए मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस ही इस तरीके से करती हूँ लिख के। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बचपन में डायरी लिखती थी कि डियर भगवान, मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ, वो मेरा बचपन से ही एक कोपिंग मैकेनिज्म रहा है कि मैं जब तक लिखूंगी नहीं तब तक मेरे इमोशंस मुझ पे हावी होते रहेंगे। बिल्कुल। तो वो हमेशा से ही सच रहा है। और अगर मुझे लगता है कि मुझे शायद लिखना नहीं आता होता तो शायद कुछ और होता, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मेरे जिंदगी में लिखना है। उसकी वजह से जो, क्योंकि देखो नेगेटिव इमोशंस ना सबके अंदर आते हैं। गिल्ट आता है, ईर्ष्या आती है, गुस्सा आता है, गिव अप करने का मन करता है, ये सारी चीजें नॉर्मल होती है। और हम जैसी लड़कियां जो बहुत इमोशनल होती हैं वो इन सारी चीजों को फील करती हैं, और इनको फील करना प्रॉब्लम नहीं है, ये फील होती ही है। पर इनसे आप डील कैसे करते हो ये आपका सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। बिल्कुल।
तो मेरी लाइफ में मैं इन सबको लिख के समझती हूँ और फिर समझ के एक्ट करती हूँ, और ये धीरे धीरे लाइफ में चेंज आया। पहले मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए लिखती थी और भगवान से कुछ मांगने के लिए लिखती थी, और अब मैं अपने आप को समझने के लिए और चीज़ों को संभालने के लिए लिखती हूँ। आपका डिनाइड के अलावा और भी एनजीओ है, पिंक एक्सपीरियंस और तू कर लेगी यार। तो सबसे पहले तू कर लेगी यार जो है आपका एक फ्रेज भी है, और क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ रहा कि आप डिमोटिवेट हो यार, आपने खुद को ही बोला कि नहीं तू कर लेगी यार बनी का, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? तू कर लेगी यार के पीछे की कहानी, मुझे लगता है कि ये फ्रेज मेरी लाइफ में बहुत पहले आ गया था, शायद मैंने नोटिस नहीं किया था, पर ये बात 2020 या 21 की है, जब मेरे एक दोस्त के पास मैं बैठी थी और मैं उसे बता रही थी कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा एनजीओ भी मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया है, मैं उसमें काम नहीं कर रही हूँ, ना मैं ढंग से लिख पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ही सैड फील हो रहा है। और उसने मेरी बात सुनी और मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का लेक्चर दिया कि नहीं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरी यही दिक्कत है, तेरे से ये नहीं हो पाता, देख तू ऐसे ही रह जाएगी। उसने बहुत ही अच्छे इंटेंशन से मुझे 1.5 घंटा अपनी एनर्जी दी, लेकिन पता है मेरा पूरा पर्पस उसे बताने का सिर्फ इतना था कि वो मुझे ये कह सके कि भाई तू जानती है तेरे लिए क्या बेस्ट है, तू कर लेगी यार, बस इतना सा चाहिए था मुझे। तो उस दिन जब मैं घर जा रही थी तब मैंने एक कागज पे तू कर लेगी यार लिख के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, और 1-1.5 लाख लोगों ने उसको लाइक किया। फिर उसके बाद जब मैं शोज पे जाती थी तो लड़कियां मेरे पास आती थी और कहती थी कि दीदी आप तू कर लेगी यार, लिख दो ना मेरी डायरी में। तब मुझे समझ आया कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, वो बहुत सारी लड़कियों की है। वो ना उनके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है ना, या फिर उस भरोसे की कमी है जो कभी कभी वो खुद और कभी कभी वो चाहती हैं कि जिन लड़कियों से वो इंस्पायर हुई हैं या फिर जिन लोगों से वो प्रेम चाहती हैं, वो उन्हें बस इतना कहते हैं कि तू कर लेगी यार, दैट इज इट। तो इसी पर्पस से वो चालू हुआ और धीरे धीरे वो मेरा शो बना, धीरे धीरे वो मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल बना, धीरे धीरे अब वो मेरा फाउंडेशन बनने के रास्ते पे है। अगर मैं अपनी लाइफ इस चीज पे डेडिकेट कर पाती हूँ जहाँ पे मैं एक ऐसी चीज क्रिएट कर पाऊं जिसके पास जाके मेरा 16 साल का वर्जन सेफ फील कर सके, तो आई थिंक मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो जो 16 साल की वनिका थी ना, उसको जिस चीज की कमी महसूस हुई वो प्रोवाइड कर सके दूसरी अभी इस एज ग्रुप की लड़कियों को। बिल्कुल। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेस फॉर दैट वर्जन। बिल्कुल, आप जो अभी काम कर रहे हो वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग तो बस यही काम उनका रहता है कि किस तरीके से सामने वाले इंसान को डिमोटिवेट कर सके। अगर खुश है तो सामने वाला खुश कैसे रह सकता है। हम लोगों को भी ऐसे कमेंट्स आते हैं मतलब कि ये लोग इस हाल में भी खुश कैसे रह सकते हैं, तो लोगों का काम है ये सब करना। तो जैसे कि आपका मतलब एक और एनजीओ है पिंक एक्सपीरियंस, और कहीं ना कहीं वो लड़कियों को सोलो ट्रिप करने के लिए भी मोटिवेट करता है। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो उसमें तो मतलब सोलो के जगह हम लोगों को ट्रैवल ही नहीं करने दिया जाता है। पति के साथ कर लेना या शादी के बाद कर लेना, तो ये सब सीमित रह जाता है लड़की तक। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पिंक एक्सपीरियंसेस एक एनजीओ नहीं है, वो एक ट्रैवल बिजनेस है। ओके। और इसका आइडिया ये है कि हम लोग ट्रिप्स ऐसी ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें विमेन लीड करती हैं, और वो होती सबके लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती है। तो ये चालू ऐसे हुआ था कि जब मैं 21 साल की 20 या 21 साल की थी, तब मैं जयपुर में रहती थी ड्यूरिंग कोविड, और उस टाइम पे मेरी रेडियो मिर्ची में एज एन आरजे जॉब लगी थी, और मुझे बचपन से आरजे बनना था, तो मैं बहुत खुश थी। इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अरे वाह। और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए 2 दिन के लिए मैं पहाड़ों पे ट्रिप करने गई थी अपनी एक दोस्त के साथ। और मैं वहां पे जब गई तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं अकेले सोलो ट्रिप पे आ गई हूँ और यही होता है, लेकिन मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो पहला दिन तो मेरा बहुत खराब था। दूसरे दिन जब मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी तो मुझे एक भैया दिखे और मैं उनके पास जाके बैठी, और मैंने वहां पे एक क्या बोलते हैं, एक हॉट चॉकलेट ऑर्डर की। और उस कैफे में मेरे पास में एक दूसरे भैया बैठे हुए थे, वो कुछ तो मतलब आर्मी वार्मी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ी थी और वो पैराग्लाइडिंग सीख रहे थे बीर में। तो जब मैंने उनकी कहानी सुनी, वो अपने एक दोस्त को कॉल पे बता रहे थे,
तब मुझे लगा कि मेरे को तो इनसे बात करनी है, और उनका फ़ोन रखते ही मैंने उनसे बात चालू की। और उसके बाद कुछ तो मेरे दिमाग में हुआ शॉर्ट सर्किट, और मैंने रेडियो मिर्ची वालों को ईमेल किया कि मैं ये जॉब नहीं ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बस मुझे ये पता लग गया कि वो जो सपना था ना वो बहुत पुराना था। अभी मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ से मुझे ऐसी कहानियां सुनने को मिले या फिर ऐसा ट्रैवल करने को मिले। तो उस तरीके से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बीर में रहूंगी। और एक दिन मैं एक कैफे में बैठी हुई थी और मेरे को बीर में रहते हुए कुछ टाइम हो गया था, तो मैं वहां पे बैठी हुई थी और मैंने एक बैंगलोर का कपल था, उनको इस बोलते हुए सुना कि उनको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ घूमना है। तो मैंने जाके उनको बोला कि मैं घुमाती हूँ। तो 2 दिन उनको पूरा घुमाया और उन्होंने मुझे 7,000 रुपए दिए थे। तो मैं बहुत ही खुश हो गई, मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, अरे वाह, इससे मैं कमा सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने 1-2 जगह पे अप्लाई किया एज अ ट्रैवल होस्ट, बट मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये इंडस्ट्री ना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। लड़कियों को हम एज अ ट्रिप लीडर लेके नहीं जाते, ये लड़कों के लिए ज्यादा बेटर रहता है। और कई लोगों ने डायरेक्ट बोला और कई लोगों ने इनडायरेक्टली मुझे ये बताने की कोशिश की। तो तब मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मेरे पास 70,000 लोग हैं, तो मैं क्यों चाहती हूँ कि मेरी कहीं और नौकरी लगे। मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट करूंगी जहाँ पे मैं किसी लड़की को ये नहीं बोलूंगी कि इंडस्ट्री तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, बल्कि मैं ऐसी चीज क्रिएट करूंगी जहाँ पे एक लड़की लीड करेगी ताकि सबको सेफ फील हो। और मैं सिर्फ लड़कियों के लिए ट्रिप्स नहीं कराना चाहती थी, मैं सबके लिए कराना चाहती थी। तो धीरे धीरे करके ये चालू हुआ और इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले अपनी लाइफ में, और मुझे घूमने में बहुत मजा आता है। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि वनिका तुम इस बिजनेस को जो इतना अच्छा चल रहा है, इतनी डिमांड है, बड़ा बिजनेस क्यों नहीं बनाती हो, है ना, मतलब थोड़ा कंपनी टाइप बनाओ, वेबसाइट बनाओ। पर ये ना मेरा छोटा सा कैफे है जिसको मैं बहुत ही प्यार से चलाना चाहती हूँ, विद लव, विद केयर। और मैं चाहती हूँ कि कम ट्रिप्स हों लेकिन हम लोगों की कम्युनिटी बने जहाँ पे एक एक लड़की जो मेरे साथ ट्रैवल किया है या फिर एक एक लड़का जो मेरे साथ ट्रैवल किया है, उन सबको ऐसा फील हो कि वो ना एक एक कम्युनिटी का एक एक्सपीरियंस का पार्ट है। मैं उसको कमर्शियल नहीं करना चाहती। तो इसी वजह से पिंक एक्सपीरियंसेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो मेरी एक छोटी सी बेकरी है, एक छोटा सा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है लाइफ का, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो पिंक एक्सपीरियंसेस ने दी है वो उन लड़कियों के चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस है। जैसे मुझे याद है कि एक लड़की है तन्वी करके, वो पुणे की रहने वाली है, नासिक की, और वो पहली बार मेरे साथ ट्रैवल की थी। और उसके बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट फील की कि अब वो खुद की एक कंपनी टाइप चलाती है, और वो खुद वर्कला एक हॉस्टल में एज अ मैनेजर उसने काम किया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब वो खुद भी ट्रिप्स कराने लगी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होता है कि इस टाइप का कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बेटियों को भेजने से डरते हैं, पर फिर मैं उनसे कॉल पे बात करती हूँ और उनको समझाती हूँ, और पता नहीं क्यों उनको मुझ पे भरोसा हो जाता है। मतलब आई थिंक इट्स मैजिक। जब आपने पहली बार अपनी कविता को एक स्टेज पे शेयर किया, तो उस टाइम का वो मोमेंट कैसा था और कैसा लगा था उस रात अपने आप को सोच के? क्योंकि उस टाइम पे एक नॉर्मल इंसान एक किताब में लिख रहा है और उसके बाद वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, और जब वो सक्सेस भी हो जाता है तो बहुत अच्छा भी फील होता है। तो आपके क्या एक्सपीरियंस थे? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि क्योंकि मैं स्कूल में ऑलरेडी बहुत सारी ये चीजें करने लगी थी आफ्टर अ पॉइंट, तो मुझे तो ये लगता था मैं स्टार हूँ। तो जब मैं बॉम्बे में पहली बार गई और मैंने परफॉर्म किया, तो मुझे लगा था कि सब लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे और मैं तो हूँ ही स्टार। तो जब मैंने परफॉर्म किया और अपनी कहानी सबके सामने रखी, तो 3-4 लोगों ने ताली बजाई, लेकिन बाकी सब शांत थे। तो मुझे लगा ऑडियंस ही खराब है। तो इसीलिए इतना मोटिवेट कैसे रख लेते हो पता अपने नहीं आप यार, को? मुझे लगा ऑडियंस ही खराब है। लेकिन उसके बाद जब मैं जाके बैठी और मैंने दूसरे लोगों को सुना, उस लाइनअप में हेली शाह थी जो मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, और महक मिर्जा प्रभु थी, और बहुत सारे लोग थे, राकेश तिवारी। और जब मैंने उन सबको परफॉर्म करते हुए सुना, तब मुझे लगा कि भाई मैंने तो बहुत ही खराब किया था इनके मुकाबले। तो उस रात जब मैं गई, तब मेरे अंदर एक मोटिवेशन था कि ठीक है,
मुझे फिलहाल नहीं आता, लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ और इसीलिए मैं पूरी मेहनत करूंगी कि अगली बार एक दिन मैं इनकी तरह भी परफॉर्म कर पाऊँ। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी और जितनी अवेलेबल थी, प्रिया मलिक, अमनदीप, है ना, ख़याल, जितनी लोग थे सबके वीडियोस देख लिए और फिर 1 महीने बाद वापस परफॉर्म करने गई। फिर से मेरी कहानी अच्छी थी, लेकिन ऐसा ही हुआ कि 2-4 लोगों ने ताली बजाई और वो मैजिक नहीं हो पाया। 2-3 बार ऐसा हुआ, उसके बाद उन जो टेप पटेल वाले हैं जिनके साथ मैं परफॉर्म करती हूँ, उन्होंने मुझे सिलेक्ट करना ही बंद कर दिया। ओके। तब मुझे लगा कि मैं तो इस चीज़ के लिए बनी नहीं हूँ। फिर 1 डेढ़ महीने बाद ना दिवाली का टाइम था और टेप पटेल वाले एक टूर कर रहे थे, जिसमें वो जयपुर में भी करने वाले थे और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, जयपुर के बारे में एक कहानी लिखती हूँ, क्या पता वहाँ पे तो सिलेक्ट कर ही ले। मुंबई में किया था तो जयपुर में कर ही लेंगे, और मेरी कहानी सिलेक्ट हो गई। तब मुझे कोपल, जो फाउंडर है टेप पटेल के, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा तुम्हारी कहानियां बहुत अच्छी होती है लेकिन नरेशन अच्छा नहीं होता, तो तुम कोशिश करो और वॉइस नोट भेजो। तो मैंने अपनी कहानी को बढ़िया तरीके से लिखा और नरेट कर करके, कोशिश कर करके, मुझे अभी भी याद है मैंने 90 टाइम्स, है ना, 90 बार वो वॉइस नोट रिकॉर्ड किया होगा उसको भेजने से पहले। फिर भी मुझे लगा कि सही नहीं है, और उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके एक भेजा, क्योंकि मैं थक गई थी। अभी भी है मेरे पास वो वॉइस नोट्स, और उसने वो वॉइस नोट सुना और उसने फिर भी उसमें कमी निकाली कि इसमें ये दिक्कत थी और ऐसा था, लेकिन तुम अब वापस मत भेजो, हम देखते हैं क्या होगा। अब तुम सोचो मैंने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है ना। अब मैं अगले दिन जाती हूँ स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए और मेरा नंबर आता है, मैं एक लाइन बोलती हूँ और मैं अपनी कहानी भूल जाती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बार याद कर ली होती है। ओके। अब मैं वहां पे खड़ी हूँ और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पर मेरी मम्मी बैठी हुई है और वो पहली बार देख रही है मुझे परफॉर्म करते हुए, तो मेरे को कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बस बोलना शुरू करती हूँ ऐसे कुछ भी रैंडमली, क्योंकि मुझे कहानी तो पता ही है ना, याद नहीं थी तो कोई बात नहीं, पर कहानी तो पता ही है ना। तो वो बस कहानी बोलना शुरू किया, तब पहली बार मैंने देखा कि ऑडियंस एंजॉय कर रही है और लोग ताली बजा रहे हैं, और जिन लोगों को मैं यूट्यूब पे फॉलो कर रही हूँ, अमनदीप, वो भी ताली बजा रहा है। तो तब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। और उस परफॉर्मेंस के बाद मैंने रियलाइज किया कि इतने टाइम से ना मैं लोगों को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, देख देख के यूट्यूब पे वीडियोस, जबकि हमें ना अपनी खुद की वॉइस डिस्कवर करनी होती है, क्योंकि अगर हो जाओगे तुम उनकी तरह तो रहेगा नहीं कोई हमारी तरह। और कहानियां कभी कभी ना, बात करना, कहानियां सुनाना हम सबका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। बिल्कुल। तो जब हम उसे ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं और दूसरों से ज्यादा इंस्पायर होते हैं वो चीज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम उनको कॉपी करने लगते हैं और हम अपनी ओरिजिनल नेचुरल चीजें भूल जाते हैं, और वक्त लगता है लेकिन आपको डिस्कवर हो जाता है। तो मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने जयपुर में परफॉर्म किया था, मैं अपनी कहानी भूल गई थी, लेकिन तब मुझे लगा था कि यार वनिका, तेरे को किसी की तरह नहीं बनना है, तेरे को सिर्फ ऐसा सोचना है कि ऑडियंस तेरी दोस्त है और तू उनसे बातचीत कर रही है। और फिर वो देखो उस टाइम पे तालियां बजी। हाँ, बहुत ताली बजी, बहुत खुशी हुई। फाइनली जिसका इंतजार था वो मोमेंट आ गया। हाँ, और उससे ज्यादा जब मैं घर गई तो इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने ढूंढ के मेरे को मैसेज किया कि आपकी जो कहानी थी ना, हमने उससे इतना रिलेट किया, हमें लगा कि हम अकेले नहीं है। तो मुझे वो बहुत पावरफुल लगा कि आप तो एक बात बोल देते हो, लेकिन कोई दूसरा इंसान जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसका आपसे कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, वो इंसान आपकी कहानी में खुद को ढूंढ के कम अकेला महसूस कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। क्या वो लाइनें आपको याद हैं आज भी? अरे लाइनें तो कहाँ याद होंगी, पर मैं तुम्हें ये बताती हूँ, वो कहानी मेरी एक दोस्त के बारे में थी, जिसने, जब मैं जयपुर से मुंबई शिफ्ट हो रही थी पढ़ाई के लिए, उसने मेरे से वादा किया था कि वो कभी भी मेरे बिना गोलगप्पे नहीं खाएगी, ठीक है। और जब मैं 4 महीने बाद जयपुर गई और मैंने फोन किया उसे कि चलते हैं, तो वो बाहर थी, और मेरी ताई जी ने, क्योंकि वो मेरी ताई जी की बेटी, मुंह बोली ताई जी की बेटी है, मेरी ताई जी ने कहा वो तो सर्किल पे गई है और सर्किल पे ही गोलगप्पे वाला होता है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे सर्किल पे ही पकड़ लूंगी और फिर गोलगप्पे खा के हम दोनों फ्री हो जाएंगे। तो मैं गई वहां पे उसे ढूंढने के लिए, और जब मैं वहां पे गई और मैंने देखा तो वो मेरे बिना गोलगप्पे खा रही थी। अरे, और जो मेरे को हर्ट फील हुआ है, और तब ना मुझे, क्योंकि ना जब मैं 3-4 महीने बाद घर गई ना, तो मुझे मेरा घर बहुत अलग सा लग रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना टेबल के ऊपर कवर अलग चढ़ा रखा था, और
की स्टैंड अभी कहीं और लगा हुआ था, तो अपना घर थोड़ा पराया लग रहा था। और ये पहली बार जब महसूस होता है ना तो बहुत अलग फीलिंग होती है। और जब मैंने अपनी दोस्त का देखा कि वो मेरे बिना गोलगप्पे खा रही है, तब तो मैं एकदम हर्ट ही हो गई, फैल ही गई थी, मैं रोने ही लगी थी एकदम। दोस्ती में ब्रेकअप हुआ। हाँ, इतना गुस्सा आया था मेरे को, और उसको तो याद भी नहीं था। वो मेरे को बिना बताए ऐसे वो उधर देख के सॉरी बोल के वापस अपने घर चली गई। तब मैंने सोचा मैं अकेले ही गोलगप्पे खा लेती हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मैंने गोलगप्पे वाले भैया को वो प्लेट लिया और मैंने कहा भैया आप मुझे 10 रुपए की खिला दो। तो वो भैया ने बोला कि दीदी आप बिना आलू वाली खाते हो ना? तो मैंने कहा भैया आपको याद है? बोलो बताओ, गोलगप्पे वाला को याद था, वो दोस्त भूल गई। इनको याद है। तो मतलब उसके बारे में मैंने एक कहानी सुनाई थी, और कि कैसे हम जब अपने घर पे जाते हैं कुछ वक्त बाद तो हमें कैसा महसूस होता है, और फिर हमें याद आता है कि देखो चीजें बदलेंगी तो सही, लेकिन वो कितनी भी बदल क्यों ना जाए उसमें कुछ ना कुछ अपना तो रहेगा ही। और वहां पे जो यादें है ना हमारी, वो कभी बदल नहीं पाएंगी, उनको कोई छेड़ नहीं सकता। तो इस बारे में वो कहानी थी। अरे वाह। तो आपने जयपुर और दिल्ली और बॉम्बे में भी रहे, तो तीनों का एक्सपीरियंस कैसा था और सबसे बेस्ट मोमेंट कौन से शहर में है आपका? मैं बहुत जगह रही हूँ। मैं बीर में भी रही हूँ, मैं गोवा में भी रही हूँ, मैं बैंगलोर में भी कुछ टाइम थी, तो बहुत ही सारी अलग अलग जगह मैं रही हूँ। मेरा सबसे फेवरेट जगह जो है वो बीर है, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं रेडियो मिर्ची की जॉब नहीं करूंगी। मतलब उस जगह पे ना मैं वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी लैंडिंग साइट है जहाँ पे पैराग्लाइडर्स लैंड करते हैं। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है वो। और वहाँ पे जो सनसेट होता है ना, वो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत सनसेट है। और मुझे मतलब अब मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज उस जगह पे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक आंटी हैं जो कि जिनसे ना मतलब मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं एक वाटरफॉल है वहाँ पे, हिडन वाटरफॉल, जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट ट्रैक करके जाना पड़ता है, मैं वहाँ पे जाऊंगी। मैं बहुत डरपोक लड़की हूँ, मैं वैसे बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन जब एडवेंचर की बात आती है ना तो मेरी फटके 4 हो जाती है। ठीक है, तो मैंने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने वो रास्ता देखा ना तो मुझे लगा मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, ये तो मतलब कैसे बड़े बड़े पत्थर है, ये रॉक क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो एक 60 साल की आंटी हैं, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि जब ये बूढ़ी अम्मा कर सकते तो तू भी तो कर सकती है, तू चल मैं तेरे को लेके जाती हूँ। तो वो आंटी अपना हाथ पकड़ के मुझे पूरा अंत तक लेके गई थी, और उसके बाद उनकी मेरी ऐसी दोस्ती हुई है कि मतलब मुझे अभी भी याद है। मैं 3-4 महीने बाद जब उनके पास गई थी, पहले तो मैं उन्हीं के साथ रही थी कुछ टाइम पे वहां पे, लेकिन जब मैं 3-4 महीने बाद वापस गई थोड़ा टाइम बाद, तो वो मुझे देख के रोने लग गई थी। और मुझे लगा कि यार मतलब आप सोचो कि कोई कनेक्शन नहीं है आपका, लेकिन कोई इंसान आपको देख के इतना खुश हो गया है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। इससे ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है। तो बीर में मेरी बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि जयपुर, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई से ज्यादा रिश्तेदार जो मैंने खुद के बनाए हैं, है ना, खून के नहीं, जो खुद से मैंने रिश्ते बनाए हैं, वो बीर बिलिंग में है। और अभी भी मैं वहां पे जाती हूँ ना तो मुझे कभी खाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि कोई ना कोई मेरे को कभी लंच के लिए इनवाइट कर रहा है, कभी डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। कोई मुझे कह रहा है तुम हमारे यहाँ आके रुक जाओ, तो कोई कह रहा है नहीं तुम हमारे यहाँ पे नहीं आके रुकी इसलिए हम तुमसे नाराज हो गए। इतना अपनापन कहाँ मिलता है। कभी कभी अपनापन खून के रिश्ते नहीं दे पाते हैं जो अदर रिश्ते हमें दे जाते हैं। और मैं अपने दोस्तों को जरूर बोलूंगी कि मेरे को भी बीर लेके जाए। अरे तुम अपने दोस्तों को क्यों बोलोगे, तुम मेरे को बोलो ना, पिंक एक्सपीरियंसेस में लेके चलती हूँ मैं तुमको। हाँ, आप मेरे दोस्तों के साथ मुझे लेके चलिए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। डन डन डन। तो हम लोग चलेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब कविताएं लिखती हैं तो उनमें किस तरीके का इमोशंस होता है और आप किस पे ज्यादा कविताएं लिखती हैं? आप माँ बाप पे ज्यादा लिखती हैं या प्रेम पे ज्यादा लिखती हैं या आप रिलेशनशिप पे ज्यादा, किस चीज का पर्टिकुलर एक चीज है जिसपे आप लिखना पसंद करती हैं? यार मैं सबसे ज्यादा वही चीजें लिखती हूँ जो मैं फील कर रही होती हूँ। तो फिक्शन लिखने में इसी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं कोई इमेजिन करके कोई नई कहानी बना दूं। जो मुझे महसूस हो रहा है, अगर मुझे आज ईर्ष्या महसूस हो रही है, जेलसी महसूस हो रही है, तो मैं उसके बारे में लिखूंगी। अगर आज मुझे फील हो रहा है कि मैं अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर फील कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी हाइट छोटी है या फिर मेरे को अपनी बॉडी के बारे में कुछ फील हो रहा है, तो मैं उसके बारे में लिखूंगी।
तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं उन चीज़ों के बारे में लिखूँ जो लड़कियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और एक लड़की के रिश्तों से, उसकी बॉडी से, उसके दोस्तों से, जो भी उसके कॉन्फिडेंस से, उसके इमोशंस से, जो उसके चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई, मैं कोशिश करती हूँ उन्हीं के बारे में लिखूँ, क्योंकि वही मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील होता है ऑनेस्टली। तो मैंने मेरी कविताएं भी ऐसी हैं। एक मेरी कविता है ईर्ष्या के बारे में, एक मेरी कविता है प्रेम के बारे में, एक मेरी कविता है उम्मीद के बारे में, एक मेरी कविता है जिसमें मैंने बात की है कि कैसे मैं अपनी बॉडी से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ, और एक है अबाउट कि कैसे हमेशा हम लड़कियां सिर्फ अच्छे होने की कोशिश करते रहते हैं। तो मुझे जिस भी चीज़ से ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, मैं उसके बारे में लिखना पसंद करती हूँ, इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक कि यार मुझे ना इसके बारे में लिखना चाहिए क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, या फिर इसके बारे में लिखना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है लिखना। बिल्कुल। अगर मैं एक टॉपिक के बारे में ज़्यादा फील कर पा रही हूँ, तो उसके लिए लिखना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि जब तक मैं लिखूंगी नहीं ना, तब तक वो मेरे अंदर ऐसा रहेगा कि एंजाइटी टाइप की। हाँ, एंजाइटी टाइप रहेगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब वो मेरे को अंदर से निकालना है ना, मैं उसके बारे में बुरा फील करती रहूंगी। जैसे मैंने ईर्ष्या के बारे में जब वो कविता लिखी थी, तो उसके बाद से अब तक जब भी मुझे वो फीलिंग आती है, तो सबसे पहले मैं अपनी ही कविता सुनती हूँ और मुझे बेटर फील होता है, मैं उस इमोशन से बेटर नेविगेट कर पाती हूँ। बिल्कुल, कि मुझे लगता है कि वो बुरा नहीं है। बिल्कुल। आपको ईर्ष्या क्यों होती है? आपको ईर्ष्या इसलिए होती है क्योंकि आपको लगता है कि दूसरा इंसान वो मेहनत कर पा रहा है जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपसे हो नहीं पा रही है। तो ईर्ष्या आपको बुरा इंसान नहीं बना रही है, ईर्ष्या सिर्फ आपको ये बता रही है कि आपके भी बड़े सपने हैं। तो वो क्लैरिटी जो आती है, वो जो समझ आती है ना, वो मुझे मेरी कविताएं लिख के ही आती है, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरी कविताएं मेरे पास नहीं होंगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इमोशंस को संभाल पाऊंगी, मैं भी पागल हो जाऊंगी एकदम। बिल्कुल, आपने इतने सारे इमोशंस के बारे में अब बता ही दिया, तो कुछ लाइनें भी सुना दीजिए। कुछ लाइनें सुनाऊं तुमको? अभी ना रिसेंटली मैं वापस घर गई थी और मैंने अपनी कॉलोनी की एक आंटी से बात की, तो एक किस्सा निकल कर आया और उसी पे मैंने कविता लिखी, क्योंकि वो उनकी बात सुन के ना मैं थोड़ी सी ऐसे हो गई, मतलब कुछ तो मेरे को अंदर से बहुत ही कड़वा सा महसूस हुआ। तो मैंने उसके बारे में एक कविता लिखी कि वो बेटियां जो घर में मोहब्बत लेकर आई, जिन्होंने परिवार की रूह को संभाला और घर को कभी मकान नहीं बनने दिया। वो बेटियां जो नौकरी से लौटकर घर पे राशन भी मंगवाती थी, माँ के साथ चूल्हा भी जलाती थी। वो जो दादी के पांव दबाते हुए प्लान करती थी घर की ईएमआई, याद रखती थी पापा की दवाइयाँ। वो जो भाई को ट्यूशन से कार में बिठाकर साथ भी ले आती थी, जो बेड खिसकाकर दिवाली पर रंगोली भी बना देती थी। वो बेटियां जिनके होने से ही घर के किसी भी कोने ने कभी भी अकेला नहीं महसूस करने दिया, जिनके होने से ही घर का हर इंसान अपनेपन से भर जाता था। वही बेटियां एक दिन बहू, बीवी और पत्नी बनकर लड़ते लड़ते थक जाती हैं और कह देती हैं कि ठीक है, एक बेटे के बिना परिवार कैसे पूरा होगा, मैं तीसरी बार फिर कोशिश करूंगी। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। तो चलिए, जब आपने इतने खूबसूरत इमोशंस के बारे में बताया, इतनी खूबसूरत कविता के बारे में हमें बताया और सुनाया, तो साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जान लेती हूँ कि आप कविताएं लिखने के अलावा कॉमेडी भी करती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट है कि बहुत खूबसूरत कविताएं लिखना और कॉमेडी करना। तो आप ये सब कैसे कर लेती हैं? ये दोनों ही अपोजिट है एक दूसरे के। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहानियां सुनाती हूँ और कविताएं भी बोलती हूँ, और ह्यूमर जो है ना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसी चीज का। तो मैं कॉमेडी नहीं करती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी कॉमेडी दोस्त। मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कभी कोशिश नहीं की और मुझे नहीं लगता है कि मुझसे हो पाएगा। बट मेरी जो कहानियां हैं उसमें हास्य रस होता है, मेरी जो कविता है उसमें है ना हास्य रस होता है, वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसका। तो मैं कहानीकार और कवि रहना चाहती हूँ, बट अगर उसकी वजह से, मेरी कहानियों की वजह से कभी आपको हंसी आ जाए, तो वो मेरी कहानियों का ही कमाल है। पर आपका जो भी मतलब ह्यूमर है, हाँ। वो हम लोगों को बहुत कनेक्ट करता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो
जिसे आपने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहानी कही है और साथ ही साथ इंडिया की पहली स्पोकन वर्ड फिल्म का हिस्सा बनना, कविता के स्टेज से निकलकर आपको बड़े स्क्रीन पे अपने आप को देखना, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? दिल्ली का ही वो एक्सपीरियंस है, पता है। और मुझे 2021 में आया था वो, कि एक कोई एक्ट्रेस है जो विमेंस डे पे एक कविता बोलने वाली है और उनके लिए आपको लिखना है। तो मैंने उन्हीं के लिए लिखा था और वो शायद बीमार पड़ गई थी, इसी वजह से आखिरी मोमेंट पे उनको कोई रिप्लेसमेंट मिल नहीं रहा था। तब मेरी किस्मत चमकी थी, वो मेरे लिए था नहीं। तो वो हम लोगों ने शूट किया। अब जब वो शूट हो रहा था ना, तो इससे पहले मैंने कभी कोई सेट नहीं देखा था, कभी मेरे लिए ऐसे 50,000 कैमरा नहीं लगे थे। 50,000 तो थे नहीं, तो थोड़ी एग्जैजरेशन हो गई, बट हाँ, इतने सारे कैमरा नहीं लगे थे, कोई कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट नहीं था, कोई मेकअप करने वाला नहीं था, तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो जो चीज मुझे 2 घंटे में करनी थी, वही मैंने 7 घंटे लगा के की थी। और मेरी वजह से ना सब लोग परेशान हो गए थे। जिसने मुझे सिलेक्ट किया था वो भी ऐसा सोच रहा था कि भाई इस लड़की को क्यों लेकर आ गया हूँ। और उस दिन ना मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही थी। मुझे अभी भी याद है कि कुतुब मीनार के पीछे कोई तो डोसा वाला है ना, पता नहीं, वहां पे मैं मेरे मामा जी के साथ थी और मेरे मामा जी बोल रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे ये मौका मिला, और मैं उनको कह रही थी कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने इस मौके को खराब कर दिया। और बहुत बहुत सैड थी मैं। और ये फिर YouTube पे आई, और जब YouTube पे आई तो चली भी नहीं। और मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार मैंने ना सबको जो भरोसा था मेरे ऊपर वो खराब कर दिया, अब शायद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। और उस टाइम पे, क्योंकि अब वो पहले वो हॉटस्टार पे आने वाली थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि इतने गंदे नंबर्स हैं यूट्यूब पे तो कोई हॉटस्टार पे जाएगा भी वो। तो मैंने उसके छोटे छोटे क्लिप काट के इंस्टाग्राम पे डाले और वो वहां पे वायरल हो गए। तो मतलब ऐसे वायरल हुए कि वो मेरे 12,000 से 70,000 फॉलोअर्स 2 दिन में हो गए। तो मैं दिल्ली मेट्रो में थी और मेरे को मेरी मैनेजर का फोन आया कि वनिका एकदम, मतलब ये तो है ना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी 10-15 मिलियन वीडियो है ना के पे व्यूज आना। तो वैसा एक्सपीरियंस था जिसने मुझे ये सिखाया कि आपसे बड़ा एक यूनिवर्स का फोर्स है जो आपके लिए चीजें कर रहा है। एंड जब चीजें मेंट टू बी होती है ना, तो वो अपने आप होती हैं। आप सिर्फ अपनी अच्छे इंटेंशन से वो काम कर सकते हो और बाकी चीजें अपने आप होंगी। तो एक आई थिंक वही रीजन है कि आज मैं वो जो कर रही हूँ उसका मुझे उसी पुश से मोटिवेशन मिला है। और अभी भी जब कभी कभी अटक जाती हूँ ना, तो यही सोचती हूँ कि फिर से ना, अगर मैं भटक भी गई ना, तो रास्ता सही जगह मुझे ढूंढ ही लेगा। तो आपका ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेहतरीन था कि 12,000 से सीधा 70,000 देखना। मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि एक इंस्टाग्राम हैंडल था और मेरा मतलब बायलक ऐसा रहा कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ तो बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हो जाती है। तो उस टाइम पे तो रील का जमाना भी नहीं था कि जब मैंने गेन किए थे तो मेरे 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर थे। और कोविड में किसी ने मेरा इंस्टाग्राम हैक कर लिया और मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी, इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं 6 महीने तक किसी भी प्लेटफॉर्म थी ही नहीं और मैंने फोन भी नहीं लिया। मैं 6 महीने तक फोन नहीं यूज कर रही थी। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे मतलब मोटिवेट किया कि तुम्हारे स्किल्स तुम्हारे पास हैं और सिर्फ इंस्टाग्राम हैंडल ही तो गया, फोन ही तो हैक हुआ है, तो तुम्हारे स्किल्स कोई नहीं ले गया। तुम दोबारा से फोन खरीदो और दोबारा से इंस्टाग्राम ओपन करो और दोबारा से मेहनत करो। देखना अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम फिर से गेन करोगे फॉलोवर। तो 2021 में मुझे याद है कि मैंने 11 अगस्त को अपना हैंडल बनाया और बनाते बनाते उसके 100 फॉलोवर हो गए। मतलब बनाया और 100 फॉलोवर। और उसके बाद जब मैंने रात को देखे तो उस पे 20,000 से ज्यादा फॉलोवर थे बिना पोस्ट किए। वाह यार, वाह। बिना पोस्ट किए। और जब मैंने पहली वीडियो बनाई तो मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल को ही लेके बनाई थी कि ऐसे से मेरा हैक हुआ और उससे मिलियंस व्यूज गए। और उसके बाद आज इतने फॉलोवर हैं कि 165K है। तो और बहुत अच्छा लगा और एक कॉन्फिडेंस अंदर से आया कि भाई मैं कहाँ थी, इतने दिन से सो रही थी। तो फिर उसके बाद ये तो खुशी की बात है। और जैसे ही आपने बताया तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि मतलब किस तरीके से मेरे भी फॉलोवर ऊपर गए थे। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ, उन लड़कियों के लिए मैं ये सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लड़कियां
आपकी तरह एक कवित्री बनना चाहती हैं, एक राइटर बनना चाहती हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जैसे आपने हिम्मत के साथ इतना डिमोटिवेट होने के बाद भी आप अपने स्टैंड पे खड़ी रही हैं और आज इस लेवल पे हैं कि लोग आपको जान पा रहे हैं, तो वो लड़की उस कैसे अपना पहला कदम उठाए, वो कहाँ से इतनी हिम्मत लाए कि वो आपकी तरह ही बनिका के रूप में खड़ी हो? यार ये तो तुमने बड़ा सवाल पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जब मैंने पहली बार एक कहानी लिखी थी, तो मैंने मेरा जो पहला इंस्टाग्राम पेज था, वो बेसिकली कायरा के नाम से था। और उसमें मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी, वो सीक्रेट था, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरे मम्मी पापा को पता लग गया ना तो मेरा बंद हो जाएगा। कायरा कहीं आप ये रिश्ता कहलाता से तो नहीं नहीं इंस्पायर नहीं हुई थी? नहीं यार नहीं ना, डियर जिंदगी ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कायरा जो है ना, वो मैंने एक इटालियन ओरिजिन की एक बुक पढ़ी थी जिसमें कायरा का मतलब बताया गया था। कायरा का मतलब होता है एवरीवन्स बिलवड, है ना, सबकी चहीती। तो मुझे वो बहुत पसंद आया था। इसी वजह से कायरा करके मैंने लिखा था, और उस पे मैं पोस्ट करती थी अपनी राइटिंग्स, और कभी चेहरा नहीं दिखाती थी। और मैंने हमेशा से ही लिखा इसलिए है ताकि मैं अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर पाऊँ, अपने लिए लिखा है। तो जो भी शुरू कर रहे हैं, मैं उनको कुछ चीजें ये कहना चाहूंगी कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। जो भी अवेलेबल है, तुम्हारे घर के पास में ओपन माइक हो रहा है, तुम्हारे पास एक डायरी और पेन है, तुम लिखो। क्योंकि कई बार ना हम रास्ता बनाने में इतना गुम हो जाते हैं ये सोचने में कि कहाँ पर है, कैसे जा सकते हैं आगे, क्योंकि हम एंड गोल इमेजिन करते हैं, है ना। इस वजह से हम एकदम गुम हो जाते हैं रास्ते में, है ना, रास्ते के चक्कर में, कि हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली शुरू किस लिए किए थे, शुरू क्यों करना चाहते हैं। तो व्हाटएवर अवेलेबल है अभी, जो भी तुम्हारे पास अभी अवेलेबल है, उन रिसोर्सेस को यूज करके अपना रास्ता खुद बनाओ, और एंड गोल का मत सोचो। देखना, यूनिवर्स के फोर्सेस अपने आप तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पे तुम पहुंचना चाहती हो वहां पे तुम पहुंच जाओगी। लेकिन उस एंड डेस्टिनेशन के चक्कर में अभी एंशियस मत हो, अभी अपने आप को जज मत करो, क्योंकि जो भी आज जहां पर भी है ना, उसके लिए उन्होंने एक लंबा रास्ता तय किया है। जैसे मेरे बहुत सारी कजन्स हैं छोटी, है ना, और मेरी बहुत सारी छोटी लड़कियां जब मुझसे मिलती हैं, है ना, 15-16 साल की, वो मुझसे कहते हैं कि दीदी आपको तो परमिशन मिल गई, हमको कैसे मिलेगी। दोस्त, वहां आज अपनी लाइफ में अगर मेरी मम्मी को मुझे फोन करके बताना नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे हूँ, उसके लिए मुझे बहुत बार बताना भी पड़ा है। तो एक बहुत लंबा रास्ता है ना। तो कभी भी किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर मत करो, और लिखो, क्योंकि जब तक तुम लिखोगी नहीं ना, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। और लिखने में, जैसा मैंने पहले बताया है, कि किसी को कॉपी नहीं करना है, अपनी खुद की आवाज ढूंढनी है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो कॉपी कर सकते हैं, अब तो एआई भी कॉपी कर सकता है ना। लेकिन अगर कोई तुमसे नहीं छीन सकता है, तो वो है तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी खुद की आवाज। आज की बनिका अपने आप को 3 शब्दों में डिफाइन करे तो वो कैसे करेंगी? मैं 3 शब्दों में डिफाइन करना अपने आप को, आई थिंक मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है खुद को। तो आई थिंक a girl who has accepted herself glows more than anybody in this world. तो बहुत बेहतरीन डिफाइन किया आपने। और ये हमारे पॉडकास्ट का पहला सेगमेंट्स था, और अभी हम दूसरे सेगमेंट्स की ओर जाएंगे जिसमें हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, और वो कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी और आपको उसका आंसर करना है। डन। तो करें? हाँ, यस, लेट्स गो। तो ये है रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स तो बहुत सारे होते हैं यार। इमोशनली अनअवेलेबल मैन, लड़कियां हु आर जेलस ऑफ अदर लड़कियां, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आई थिंक हमें ना अपनी लाइफ में रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने में ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए, और हमें उन लोगों पे और उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें ग्रीन फ्लैग बना दे। बिल्कुल यार, मैं सच बताऊं तो मुझे रेड फ्लैग पता ही नहीं चलते कि रेड फ्लैग कौन है, क्या है, कि मुझे एक्चुअली कोई होता नहीं है रेड फ्लैग। देखो अंशु, कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनके साथ रहकर हम अपना बेस्ट वर्जन हो जाते हैं, और कुछ बिल्कुल। लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रह के हमारा एक बहुत एंशियस वर्जन निकल कर आता है। बिल्कुल तो जो तुम्हें ग्रीन फ्लैग बनाए वो खुद एक ग्रीन फ्लैग है तुम्हारे लिए, बिल्कुल क्योंकि हर इंसान में एक रेड और एक ग्रीन फ्लैग होता ही है। बिल्कुल ठीक है, हम्म, तो फोकस ये करना है कि कौन तुम्हें अपने बारे में, खुद के बारे में क्या महसूस करा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री। कॉलेज लाइफ, कोविड, ऑनलाइन, मुंबई, हम्म, बहुत मजा आया मुझे मेरे कॉलेज लाइफ में। मरीन ड्राइव मैंने अपना कॉलेज सिर्फ इसीलिए चूज किया था क्योंकि वो मरीन ड्राइव से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अरे वाह। तो तो आप कॉलेज में ज्यादा रहते थे कि मरीन ड्राइव पे? मैं एक्चुअली दोनों जगह ही नहीं रहती थी। मैं कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत ही ज्यादा काम किया है, इंटर्नशिप्स की हैं, और मैंने बहुत सारे एनजीओस के साथ काम किया उस टाइम पे, बहुत सारे ओपन माइक्स में परफॉर्म किया है। तो मेरा पूरा कॉलेज लाइफ काम और प्रोफेशनली चीजों को समझने के ऊपर गया है। पर हाँ, जब भी मुझे वक्त मिलता था तो मैं मरीन ड्राइव पे जरूर जाके बैठती थी, और वहां पे मैं रोई हूँ, मैं हंसी हूँ, मैं पागल हुई हूँ, मैंने सारे इमोशंस फील किया वहां पे अपने। चाइल्डहुड अच्छा था। अरे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं मेरे चाइल्डहुड की। बट आई थिंक अगर एक चीज में मैं अपने चाइल्डहुड सेल्फ को डिस्क्राइब करूं तो वो लड़की बहुत सेंसिटिव थी, और बहुत ही क्यूट सी थी यार, जिसको बहुत कुछ करना था अपनी लाइफ में, और वो उसको बस ये लगता था कि क्या वो कर पाएगी या क्या वो नहीं कर पाएगी। पर आज आप उसको जवाब मिल रहा होगा कि वो कर पा रही है। हाँ, तो मैं इसीलिए पहले भी तुमसे कही थी ना कि आई थिंक आई वांट टू बिकम अ पर्सन इन माय लाइफ जिससे मेरा चाइल्डहुड सेल्फ अगर अभी मिले तो वो अपने दिल की बात कह पाए और उसके साथ रह के सेफ फील कर पाए। बिल्कुल। तो मुझे बस वही लड़की बनना है जिसके साथ छोटी वनिका खुश रह सके। बिल्कुल। फन एम्बैरेसिंग लाइफ इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं यार। बट अगर एम्बैरेसिंग फन लाइफ इंसिडेंट्स बताऊं तो ऐसे याद नहीं आ रहा है कोई एक तो ये भी है कि तुमने मेरे साथ ऐसे अभी फन एम्बैरेसिंग लाइफ इंसिडेंट्स पूछ लिए, और इतने सारे किस्से होते हुए मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रही। बट कौन से होंगे? हाँ, मैं तुम्हें बीर में बता रही थी ना, वो आंटी जो जब मैं वापस गई थी 3-4 महीने बाद तो रोने ही लगी थी। तो उसके बाद जब मैं वापस वो वाटरफॉल हाइक करने गई तो गांव के बहुत सारे लोग मिले, और वो सब ना मेरे को देख के मतलब बहुत ऐसे इमोशनल से हो रहे थे और मुझसे मिठाई मांग रहे थे। तो मैंने उनको पूछा नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि चलो ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि उनको लग रहा है कि मेरी शादी हो गई है। अरे क्योंकि मैं 3-4 महीने आई नहीं थी ना, तो उनको लगा कि 3-4 महीने अगर कोई लड़की गायब है तो उसकी शादी ही हो गई है। तो वो मुझसे मिठाई इसलिए मांग रहे थे, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ बड़ा कर दिया अपनी लाइफ में या फिर जो मेरे चीजें निकली उनकी वजह से नहीं, उनको लग रहा था मेरी शादी हो गई है। तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। मुझे समझ नहीं आता उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि भाई नहीं हुई है मेरी शादी। ये तो हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंडशिप के बारे में मैं अभी अपने एक फ्रेंड के साथ शो कर रही हूँ जिसका नाम है बंधु। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स हम लोगों का एक वो परिवार होते हैं जो हम खुद चुनते हैं, जिसकी वजह से मतलब उसको हम ना अपने तरीके से डिफाइन कर पाते हैं, अपना एक खुद का वर्ल्ड बना पाते हैं। बिल्कुल। और यार जिस तरीके से सपोर्ट आपके फ्रेंड्स कर पाते हैं ना, मतलब वो बहुत ही प्रेशियस है। तो ये पूरा शो है मेरा बंधु, दोस्तों के बारे में। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से दोस्तों को पाया है। जैसे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो एक जगह पे एक इंसान के साथ, जैसे तुम अभी कह रही थी ना मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ पाऊंगी, तो मेरे साथ कभी वो नहीं रह पाया, क्योंकि मैंने बहुत सिटीज मूव की हैं और बहुत अलग अलग जगह रहती हूँ। तो मेरे पास कभी ऐसे क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल नहीं रहा जो सिर्फ वही लोग हैं मेरी लाइफ में। पर मेरे 4 लोग बैंगलोर में है, 4 लोग उड़ीसा में है, 5 लोग बीर में है, 5 मनाली में है। तो मेरे अलग अलग जगह पे बहुत सारे दोस्त हैं। और जब कभी भी मुझे लगता है ना कि यार अगर मैं एक जगह पे ठहर जाऊंगी और शायद गहरी दोस्तियां बना पाऊंगी,
तब मुझे याद आता है कि यार मतलब सब सारी टाइप की दोस्ती का ना अपना अपना एसेंस होता है। तो जिस टाइप की मेरी दोस्ती है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुसाफिर हैं। हाँ। ट्रैवल स्टोरीज ये तो आपके पास बहुत सारी बहुत होंगी। बहुत ही सारी है। मैं तो बता रही हूँ ना, मैं 2 दिन के लिए बीर गई थी और फिर मैं 6 महीना रह के आई थी। तो अभी भी मैं गोवा गई थी। तो मेरा एक बहुत ही क्रेजी हार्ट ब्रेक हो गया था और मैंने डिसाइड किया कि मैं गोवा जाके रहूंगी। मेरा पहले से ही डिसीजन था, हार्ट ब्रेक बाद में हुआ था। ओके। तो मैं गोवा में रहने गई और उस टाइम पे मैं अकेले एक फ्लैट में रह रही थी और मैं हर शाम को बीच पे जाती थी, फिर उसके बाद जाके एक कैफे में काम करती थी। तो वो बहुत ही अलग ही वर्ल्ड था और अलग ही टाइम था मेरी लाइफ का। और उसके बाद मुझे याद है जब मैं बीर में भी रहती थी तो पैसे तो थे नहीं, क्योंकि वो 7,000 वाले क्लाइंट्स हर दिन तो आते नहीं थे। तो मैंने अपना खाना सॉर्ट करने के लिए एक कैफे में जाके डिसाइड उनको बोला कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, आप प्लीज मेरे को रख लो। तो उन्होंने इवनिंग की शिफ्ट में मुझे एज अ शेफ रख लिया, क्योंकि उनके पास कोई था नहीं और वो बहुत डेस्परेट थे। तो उनका जो एक फाउंडर था, एक ओनर था उस कैफे का, उसने जब मेरे से पहली बार बात की तो उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे लगा कि ये लड़की कितनी लाउड है, ये कितनी एनर्जेटिक है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही मेरे को। और अब वो इंसान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा। सबसे अच्छा दोस्त है। मतलब अगर मैं बीर जाती हूँ तो मैं करण के पास ही रहती हूँ और पूरा टाइम उनके साथ ही बिताती हूँ। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब वो मुझसे पहली बार मिलते हैं ना, इवन ट्रैवल करते टाइम या फिर कहीं पे भी, उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं आती कभी कभी। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है श्वेता, उससे भी जब मैं पहली बार मिली थी मुंबई में, मैं उसके घर पे जाके रही थी, उसे लगा था ये कैसी सी लड़की है, लेकिन पर आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ नहीं, वो वहाँ है। ये समझ नहीं आती ना लोगों को अंशु। पर हम लोगों को तो बहुत पसंद है आप, अभी से नहीं, जब से आपको देखा तब से। थैंक यू यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है कि पहली बार में मैं लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसकी वजह से ना वो लोग जो मुझे डिजर्व नहीं करते वो अपने आप छट जाते हैं लाइफ से। बिल्कुल। और जो लोग मुझे मौका देना चाहते हैं, पेशेंट रहते हैं, उनके साथ में अपना, इट्स अ गुड फिल्टर इन लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। मैरिज बहुत जल्दी करनी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि वनिका वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। मैं कहती हूँ गेटिंग मैरिड टू समवन, क्योंकि व्हाइल आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट और मेरे को अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है, बट आई थिंक आई इक्वली वांट अ पार्टनर इन माय लाइफ। और ऐसा नहीं है कि मुझे अरेंज मैरिज सेटअप में जाके या फिर बहुत डेस्परेटली किसी को ढूंढना है, वो बात नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप, मैरिज, वेडिंग्स, ये सब मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और मैं जब भी किसी की शादी में जाती हूँ तो मैं अपनी शादी के गाने प्लान कर लेती हूँ, मैं अपनी शादी के एंट्री प्लान कर लेती हूँ। मुझे सब पता है कि मैं किस दोस्त को हल्दी में नचवाने वाली हूँ, किस दोस्त को मेहंदी में नचवाने वाली हूँ, किस दोस्त से क्या करवाने वाली हूँ, कौन मेरी ब्राइडमेट होगी, वो रील कैसी बनेगी जब मेरी ब्राइडमेट मुझे देखेंगी। मैंने सब प्लान कर दिया, बस लड़का नहीं ढूंढा है। अरे तो इसीलिए आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई वेडिंग एंड माई मैरिज, टू बी एबल टू लिव विथ समबडी। मतलब किसी के साथ आपको पूरी जिंदगी बिताने का वो सेफ्टी, सिक्योरिटी फील हो, एक इंसान जिसको आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें बता सको कि यार आज मेरे दिन में ये हुआ, रैंट कर सको, उससे ज्यादा सुंदर मुझे कुछ लगता नहीं है कि होगा। बिल्कुल। बट बहुत जरूरी है कि आई फाइंड अ पार्टनर जो मेरी लाइफ को एक्सपैंड करे और श्रिंक ना करे, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार ना लड़कियों की लाइफ में या फिर किसी की भी लाइफ में मैरिज इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो सोचते हैं कि मतलब कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं और उसकी वजह से उनको अपनी लाइफ को छोटा करना पड़ता है। बट आई सी मैरिज, आई सी पार्टनरशिप एज समथिंग दैट ग्रोज योर लाइफ। और अगर वो नहीं है ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखा मैं कितनी एक्साइटमेंट से बोली हूँ। पर्पस ऑफ लाइफ तू कर लेगी यार, इसी को बनाना है। बिल्कुल, हम लोग भी आज से, और मेरे दोस्त जो भी देख रहे हैं, यही पर्पस है। यही पर्पस है भाई। लव, हाँ यही मैरिज लव एक ही बात है, और क्या लव है कोई जिंदगी में या ढूंढ रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है? नहीं यार, मैं तो हार्ट ब्रेक से गो थ्रू करती रहती हूँ। तो एक्चुअली मेरी लाइफ में जब जब एक पॉडकास्ट होता है ना, तब तक एक नया हार्ट ब्रेक हो गया होता है। मैं एक बार ना पॉडकास्ट तब करना चाहती हूँ जब मेरी लाइफ में प्रेम हो। तो क्या
then I will be able to tell differently. फिर आप हमें बता देना कब प्रेम हो रहा है, तो Done. डिसाइड ही करेंगे। भाई मैं मेरे को है ना वो नजर वजर का कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि लाइफ में अगर नजर लगती है ना तो उससे ज्यादा पावरफुल दुआएं होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपनी दुआओं को इतना स्ट्रांग रखना चाहती हूँ कि मुझे नजर का डर ना हो। बिल्कुल। और मैं बता दूंगी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मैं छुपा के रखूंगी तुमसे अंशु। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी है नहीं कोई बताने को। अभी मैं यही बता सकती हूँ कि अभी रिसेंटली दिल टूटा है मेरा। पर कौन वो लोग था जिसने इतनी प्यारी लड़की का दिल तोड़ दिया? मैं भी ये सोचती हूँ कि मुझ जैसी लड़की का कौन दिल तोड़ सकता है। मतलब मैं प्रेम में ना मतलब इतनी अलग हो जाती हूँ ना। मतलब तुम करके तो देखो एक बार मेरे साथ प्रेम, तुम्हें पता लगेगा कितनी बढ़िया लड़की हूँ मैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि एक आदमी को ना मेरे जैसी लड़की को संभालने के लिए बहुत सिक्योर होना पड़ेगा खुद ही। ठीक है, और किसी परिवार को मेरी जैसी बहू को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सिक्योर होना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लड़के मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका परिवार रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि नॉट एवरी फैमिली इज सो ओपन टू हैव लाइक अ कैरेक्टर हु इज लाइक मी इन देयर हाउस। तो मुझे पसंद बहुत लोग करते हैं। जैसे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे कहा था कि वनिका मेरी मम्मी तुझे पसंद करती थी लेकिन मेरे लिए नहीं। यू आर अ गुड बेटी मटेरियल, नॉट अ बहू मटेरियल। मैंने कहा व्हाट डज दैट मीन? कि मतलब वो मुझे बेटी बना सकती है, प्यार कर सकती है मेरे से, लेकिन मुझे एज अ बहू एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सिस्टम वाली प्रॉब्लम है, वो स्कूल वाली, कि सिस्टम में सेट नहीं हो पा रहे यार। हमें खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा भाई। खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कोई इटालियन टाइप बंदा पकड़ूं, या फिर हाइट किनकी थोड़ी छोटी होती है। नहीं मजाक कर। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस पॉडकास्ट के बाद काफी कमेंट आपको आएंगे क्योंकि आपने बता दिया कि ये सिंगल है अभी। हाँ मैं सिंगल हूँ गाइस। और मुझे ना कोई बहुत ही सिक्योर लड़का चाहिए जो फट्टू ना हो, है ना, जो अपने परिवार के सामने भी मेरा स्टैंड ले सके, जो मुझ पे गिव अप ना करे, मेरे साथ रह सके, और somebody who is secure enough to receive my love। प्रेम मैं कर लूंगी, तू बस रिसीव कर, ठीक है। और लड़के के साथ साथ उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। भाई मेरे को इतना अच्छा लगता है ना मम्मियों के साथ बॉन्ड करना, क्योंकि पिंक एक्सपीरियंसेस में मैं एक ट्रिप करवाती हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं मम्मियों को सोलो ट्रैवल करवाती हूँ। तो मेरे लिए एक आदमी से ज्यादा जरूरी नहीं, या फिर एक आदमी के बराबर ही जरूरी उसका परिवार भी है, कि यार तेरा वर्ल्ड भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो I want to be a part of your life, not be like यार पता नहीं यार मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है क्या मेरी अंशु? नहीं बहुत कम है ना। लोग तो डायमंड रिंग, नहीं यार, बंगला मांगते हैं, वो तो परिवार मांग रहे हैं। हाँ मेरे को परिवार चाहिए, और तुम्हारे अंदर मेरा प्यार एक्सेप्ट करने जितना दिल होना चाहिए। बस बहुत छोटी चीज है भाई, बहुत कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास पैसा और शक्ल हो तो एड ऑन है। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। मैं अपना हिस्ट्री देख के बता सकती हूँ, मैंने ये कंसिडर नहीं किया। नहीं है। मैं हिस्ट्री देख के बता सकती हूँ, एक की भी शक्ल, एक्चुअली बुरा मान जाएंगे लोग, लेकिन एक की भी शक्ल वो नहीं थी, और एक के पास भी मतलब ऐसा शुगर, क्या होता है वो, शुगर डैडी, नहीं वो लड़कियां क्या होती हैं जिनको शुगर डैडी चाहिए होता है? नहीं वो लड़की, मैं वो नहीं हूँ, गोल्ड डिगर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। यही बात हमने पहले क्यों नहीं की अंशु? कितना बढ़िया, मतलब मजा आ रहा। जेनजी लोग बहुत क्रेजी है, उनको आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं तुम जैसे जेनजी लोग ज्यादा इमोशनल हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हम लोग बहुत क्रेजी जनरेशन है यार। हम लोग वो जनरेशन है जिनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं खुद की लाइफ में। हम लोग वो जनरेशन है जिनको दुनिया में एक्चुअली कुछ बदलना है, और बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एनर्जेटिक, थोड़ा अटेंशन स्पैन का दिक्कत है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसके अलावा। लेकिन वी आर अ सुपर अवेयर जनरेशन, और हमें जिस टाइप से लोगों ने तोड़ मरोड़ के दुनिया दी है उसके हिसाब से हम बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा पोल्यूशन दिया है ना, उसके बाद भी हम सपने देख पा रहे हैं, बताओ। और तुम कह रहे हो कि हम ही सेंसिटिव हैं। अरे भाई ये मिलेनियल लोग ना अपने आप को ज्यादा ही समझते हैं। सही। तो अब ये बताइए कि आने वाले अगले 5 सालों में वनिका खुद को कहाँ देखती है? बताया ना, फेरे लेते हुए। बताया तो
सही तुम्हें मेरा एक बहुत अच्छा एनजीओ होगा, तू कर लेगी यार, एक बहुत अच्छे स्टेज पे होगा, लेकिन ये सब मैं अपने पार्टनर के साथ कर रही होंगी। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि यू आर माय सोनी, इस पे मैं अपनी ब्राइडल एंट्री कर रही हूँ। बस यही तो है मेरा जयमाला डालते हुए तो नहीं बोलेंगे कि तू कर लेगी यार? एक्चुअली अगर कोई बोल दे तो आई डोंट माइंड, इट्स ब्रांड प्लग इन। मैं चाहती हूँ कि प्रेम और काम साथ में चले। मैं कभी भी ऐसा नहीं होना चाहती कि वो आई एम चूजिंग वर्क फॉर लव और लव फॉर वर्क, दोनों साथ में चलना चाहिए यार। बिल्कुल। एक के बिना किसी भी एक के साथ लाइफ पूरी नहीं हो सकती और हमेशा एक के बिना अधूरी रहेगी। वनिका, हमारे पॉडकास्ट के सवाल तो खत्म हो गए हैं, और लास्ट सवाल आप अगर हमारे देखने वाले ऑडियंस को हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहे, मोटिवेट उनको करना चाहे, तो आप कर दीजिए। आपके शीरोज के लिए कोई लाइन बोलनी है? मेरी एक दोस्त की लाइन है कि बिना कांटों के राहों में गुलाबों तक सफर कैसा, बिना कांटों के राहों में गुलाबों तक सफर कैसा, मगर मैं तितली हूँ यारो, मुझे कांटों का डर कैसा। वाह, मेरी दोस्त है श्वेता, उसकी लाइन है, और मुझे हमेशा हर लड़की को तितली जैसा उड़ता हुआ देखकर ये याद आती है। थैंक यू श्वेता कि आपकी इतनी खूबसूरत लाइनें हमारे लिए डेडिकेट की वनिका ने। थैंक यू सो मच। अमेजिंग।